आपके भी इंक स्केचेस फैले हुए और मैसी लगते हैं। देखिए, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा बस इसलिए होता है क्योंकि आपको उस इंक को हैंडल करना नहीं आ रहा है। हे एवरीवन, दिस इज आदर्श। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी आर्ट की फील्ड में वर्क कर रहे हैं और इंक में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इंक एक काफ़ी डिफ़िकल्ट मीडियम माना जाता है और उसको हैंडल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इंक के थ्रू स्केचिंग करना चाहते हैं, उसके थ्रू अच्छे अच्छे आर्ट वर्क्स बनाना चाहते हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। और आज के इस वीडियो में जो कि मेन प्रॉब्लम है इंक को हैंडल करना, क्योंकि अक्सर ये चीज़ मैंने भी अपने वर्क्स में जब मैंने इंक वर्क किया तो उसमें भी मैंने ये चीज़ फील की और बाकी के स्केचेस में भी मैंने ये चीज़ देखी कि जब हम स्केचिंग करते हैं तो वहाँ पे एक तो क्विकली वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो लाइन है उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और अलग अलग टाइप की वैरायटी की लाइन्स, लाइक थोड़ी सी मोटी लाइन, पतली लाइन, कर्व लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स, तो डिफरेंट टाइप की लाइन्स का हम यूज़ करके क्विकली स्केचेस बनाते हैं। लेकिन जब आप इंक को यूज़ करते हो तो वहाँ पे इन लाइन को डिफरेंट वेरिएशंस में यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पेपर पर अगर थोड़ा देर अपने पेन को रख लो तो पेपर बहुत ज़्यादा इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें मेन रोल तो आपका पेपर और इंक का रहता है, लेकिन किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, किस टाइप के पेन को यूज़ करना है। बहुत सारे लोग हैं जो फाउंटेन पेन का यूज़ करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट इंक की बॉटल से, पेंट ब्रश की हेल्प से या किसी वुडन हैंडमेड जो पेन होता है जो जिसका यूज़ मैं भी पर्सनली करता हूँ तो उसकी हेल्प से स्केचेस बनाने में उनको अच्छा लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनको समझना इंक के द्वारा जब आप स्केचेस बनाते हो तो उस टाइम पे उनको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि जो सारे मिस्टेक्स होते हैं, जो हम नॉर्मली बेसिक मिस्टेक्स जो हमें पता भी नहीं चलती कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो होती रहती हैं और उसके कारण वो सारी चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ों को आज हम सॉर्टेड आउट करेंगे इस वीडियो में और साथ में कुछ बेसिक्स को भी समझेंगे ताकि आप अपनी स्केचिंग को अच्छे लेवल पर ले जा सकें और अच्छे अच्छे आर्ट वर्क्स को बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पेन का यूज़ करते हैं इसमें, तो आप दो टाइप के पेन का यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि एक तो ये पेन होते हैं जो तो मैंने खुद से हाथ से बनाए हैं लकड़ी की हेल्प से। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये पेन है जो कि थोड़ी अलग अलग थिकनेस के बने हैं और अलग अलग डिज़ाइन के बने हैं, जिससे थोड़ा सा अलग आप टेक्सचर पा के अलग टाइप की लाइन खींचते हो। और दूसरे होते हैं आपके फाउंटेन पेन, जो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास मैं अभी यूज़ नहीं किया हूँ, उसको ख़राब हो गया तो मैंने फेंक दिया। तो जो आपकी फाउंटेन पेन है वो भी कुछ इसी तरीके से सेम वर्क करते हैं और जो आपका जेल पेन है वो भी कुछ सेम ही वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे हम इन पेन की हेल्प से जो है स्केचिंग करके देखेंगे, क्योंकि ये पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं इन्हीं की हेल्प से स्केच करता हूँ। क्योंकि जो फाउंटेन पेन है वो थोड़ा इंक के कम ज़्यादा होने के कारण चलने बंद हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो पेन है वो ईज़िली आप जब इनको इंक में इस तरीके से इंक में डिप करते हो तो इजीली बहुत अच्छी लाइन आपको एक जो नॉर्मल पेन है उसकी तरह ही लाइन देखने को मिलती है। अब इसका यूज़ करने का तरीका, इसको थोड़ा अगर आप ज़्यादा देर तक होल्ड कर लिए तो मोटी लाइन आएगी, क्योंकि पेपर है वो इंक को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर आपको बहुत पतली लाइन चाहिए तो आप एकदम क्विकली इसको स्पीड के साथ यूज़ करते हो। तो यही टेक्निक आपको जब तक सही से नहीं क्लियर होगी तब तक आप इस पेन का यूज़ नहीं कर पाओगे। जो इंक स्केचेस है वो एक तो इंक तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो लिक्विड पेपर लिक्विड को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करता है लाइक अ वाटर कलर। तो वाटर कलर में क्या है, वाटर भी लिक्विड होते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए जब आप इस तरीके से पेन का यूज़ करते हो, इस टाइप के पेन का यूज़ करते हो। और एक चीज़ और, जो कि इस पेन को बनाने में जो टेक्निक मैंने यूज़ की और पुराने ज़माने में भी ये टेक्निक यूज़ होती थी, उसी के बेस पे मैंने इसको बनाया। और इसको आप किसी भी टाइप की लकड़ी से बना सकते हो। यहाँ पे जो है इस पेन को जब आप काटो, इसकी जो निब को बनाओ, तो यहाँ पे एक बहुत पतली सी जो है एक लाइन बनाई जाती है जो कि जिसमें इंक भर जाती है, फिर वो धीरे धीरे नीचे आती है। और मेन टेक्निक इसी लाइन में होती है। जब आपकी ये लाइन अगर सही नहीं बनेगी तो रेंडमली इंक फैलेगी, फिर आपकी मोटी लाइन, बहुत ज़्यादा मोटी लाइन, कहीं पे अगर ज़्यादा देर होल्ड कर लिए तो बहुत पतली लाइन, बहुत मोटी लाइन, इस टाइप से लाइन के अब ज़्यादा देर होल्ड कर लिए तो पेन जो इंक है वो धीरे धीरे नीचे आएगी, वो फैलेगी। अब यहाँ पे ये पेन बहुत ज़्यादा सही बना हुआ है ऐसा मान लो,
तो इसकी वजह से इससे मैं ईज़िली वर्क कर पा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इससे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं कंफर्टेबली इससे अलग अलग वेरिएशंस की, अलग अलग टेक्सचर्स की लाइन को ईज़िली खींच पा रहा हूँ। अब इसी से हम हैचिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी फाइन टेप है और स्पीड में अगर आप वर्क करोगे तो आप इससे हैचिंग भी कर पाओगे। तो बस यही चीज़ है कि इस पेन को आपको किस तरीके से होल्ड करना है। और बाकी की जो फिर सारे फंडामेंटल्स हैं, अब जैसे कि हम ह्यूमन का फेस बनाते हैं तो आपको उसके फंडामेंटल्स, जो हाइट है, विड्थ है, किस तरीके से, जो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस डेली करते हो वो आपको करती रहनी, तब आप इस पेन का यूज़ अपने अकॉर्डिंग सही तरीके से कर पाओगे। अब यहाँ पे हम कैसे भी किसी भी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा गाय का जो है मुंह बना के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप कार्टून कैरेक्टर टाइप कोई भी चीज़ बना सकते हो। तो ये आपको कम्प्लीटली जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इसकी हेल्प से। अब यहाँ पे मैंने जो क्विकली चीज़ें बताई, इनको आप पहले तो अच्छे से समझना, 1 से 2 बार देखना, वो ऑब्ज़र्व करना। और एक और चीज़ जो कि आपको जब इस पेन को यूज़ करना है, तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं बताऊं कि आपको किस तरीके से इस पेन को बनाना है, तो आप कमेंट में बता देना, तो मैं उसका एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा कि किस तरीके से इस पेन को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि आपको केवल इस पेन पर डिपेंड नहीं रहना है, आप इनकी हेल्प से ब्रश का यूज़ करके भी स्केचेस बना सकते हो। क्योंकि ब्रश भी कुछ इसी तरीके से आप जब, लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर आप ब्रश का यूज़ करते हो, जैसा कि ब्रश, एक तो हम जब हर प्रकार के जो कलर मीडियम्स होते हैं उनमें ब्रश का यूज़ करते हैं। लाइक आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हो, या एक्रिलिक कर रहे हो, या ऑयल्स कर रहे हो, तो सारे मीडियम्स में जो है आपका ब्रश इज़ कॉमन। तो आपको जब ब्रश, अगर आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से इस वाली टेक्निक का यूज़ करके कि आपको लाइन को पतला, ज़्यादा स्पीड को मेंटेन करते हुए, तो आप ब्रश की हेल्प से जब इस इंक का यूज़ करके स्केचेस बनाते हो, तो फिर आप जब बाकी के मीडियम्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप स्पेशली ब्रश से भी स्केच इजीली कर पाते हो, इजीली ब्रश से भी ड्रॉ कर पाते हो। तो काफ़ी बेनिफिट रहते हैं इंक से स्केच करने के, और आप उससे वाटर को हैंडल करना सीखते हो, और जो है स्पीड को और प्रेशर को मेंटेन करना सीखते हो कि कितनी स्पीड के साथ, कितने फ्लो के साथ आपको यूज़ करना है अपने ब्रश को और पेन को, ताकि आप उसको फ्लो के साथ यूज़ करके अलग अलग वेरिएशंस की लाइन को पा सको। अब स्पेशली जब आप जेल पेन का यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टिप मिलती है जो कि लाइक अ वॉल पेन काम करती है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो वहाँ पे भी अप्लाई होता है। आप अगर जेल पेन का यूज़ करते हो, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे हाथ में जेल पेन है, अगर आप इसका यूज़ करो, फिलहाल ये शायद इसकी इंक ख़त्म हो गई है, तो अब यहाँ पे फ़िलहाल तो इसकी अभी इंक ख़त्म हो चुकी है। तो आप नॉर्मली ओरली समझ लीजिए इस चीज़ को कि जब आप जेल पेन का यूज़ करते हो तो एक तो उसकी जो इंक है वो लिक्विड हमेशा सेम क्वांटिटी में बहता है। अब यहाँ पे हम जैसे कि इस पेन को उल्टा चलाएं तो हम थोड़ा अलग लाइन को यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जो इंक का फ्लो है वो अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट पेपर से संपर्क नहीं होगा। जो इनका फ्लो वो इस तरीके से जाके फिर नीचे टिप पर आएगा। आप जब इस तरीके से करोगे तो वो डायरेक्ट आपकी टिप पर आएगा और डायरेक्ट पेपर से कनेक्ट करेगा, जिससे कि लाइन आप थोड़ी ज़्यादा मोटी लाइन्स को खींच सकते हो, जैसे कि इस तरीके से। लेकिन आप जस्ट उल्टा कर दो पेन को तो बहुत ज़्यादा पतली लाइन को आप ईजिली खींच पाते हो। तो ये डिफरेंस रहता है। लेकिन जब आप जेल पेन का यूज़ करते हो तो वहाँ पर डायरेक्टली जो पेन है वो पेपर से कनेक्ट करता है, और वहाँ पे जो है इंक एक फ्लो में बहती है, तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। जब आप फिर वहाँ पे स्पीड के साथ वर्क करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइन क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और फिर आप उससे अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वर्क कर पाते हो। अब ये तो रही बेसिक नॉलेज जो हमें इंक स्केचिंग के बारे में समझनी चाहिए। अब हम कुछ स्केचेस को भी करके देखते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से इसकी यूज़ को समझ पाएँ। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक ह्यूमन फिगर्स को स्केच करके देखते हैं। और एक तो मेरी ये आदत है जो शायद आप लोगों को भी पसंद आए, कि मैं अक्सर जब भी बाहर जाता हूँ, मुझे कोई भी ह्यूमन फिगर, कोई भी जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि ये मेरे किसी स्केच में या किसी ड्राइंग में काम आ सकती है,
तो मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ फ़ोटो को, या हो सके तो उसको लाइव तो ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन कई बार जैसे कि पेपर वगैरह हाथ में नहीं रहता, तो वहाँ पे भी आप उसको आप लाइव ड्रॉ कर सकते हो। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे, कि आपको बस फिर वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है कि लाइन किस तरीके से वर्क कर रही है, जो है आपके एंगल्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, लाइट कैसी वर्क कर रही है। तो आप सारी चीज़ें केवल ऑब्ज़र्व करोगे। तो जब आप ऑब्ज़र्व करते हो तो वहाँ पे भी आप ड्रॉ ही कर रहे होते हो। तो एक तो ये चीज़ रही। दूसरा, आप फिर उसका साथ में फ़ोटो कलेक्ट कर लो ताकि आप स्टूडियो में आके उस चीज़ को स्केच कर लो। अब यहाँ पे जो सारी फ़ोटोज़ हैं वो जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं गांव में, या आप आसपास आपके जहाँ पे भी होते हो, तो मैं जैसे कि जाता हूँ, मेरे भाई वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पे मैं उनके साथ जाता हूँ तो देखता हूँ, तो वो सारी फ़ोटोज़ में वहाँ पे क्लिक करता रहता हूँ। जो अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग पोजीशंस में खड़े रहते हैं, तो उनको आप फ़ोटोज़ क्लिक करिए, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए, उनको स्केच कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें इससे आपकी एक तो ऑब्जर्वेशन बढ़ती है कंपोजिशन को लेकर, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को होना चाहिए कि फ़ोटो अच्छी आए। जब आप फिर फ़ोटो को अच्छे से क्लिक करने लग जाते हो तो ऑटोमेटिकली फिर आप जब स्केचेस बनाते हो, पेंटिंग्स बनाते हो, तो वहाँ पे भी वो सारी आपकी नॉलेज वर्क करती है, सारी चीज़ें आपकी फिर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो केवल स्टूडियो में बैठना काफ़ी नहीं है, और जो आप बाहर नेचर में घूमते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं क्विकली जो है इन स्केचेस को बना रहा हूँ। अब इन स्केचेस में एक चीज़ समझिए आप, कि जैसे कि यहाँ पे जो ह्यूमन का हाथ होता है, स्पेशली यहाँ पे तो ह्यूमन का हाथ कुछ इस टाइप से होता है। ये शोल्डर से हाथ कुछ इस तरीके से आता है, फिर उसकी मसल रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोहनी होती है, उसके बाद हाथ कुछ ऐसा रहता है, फिर नीचे कलाई की तरफ ऐसा आता है। तो हाथ कुछ हमारा इस टाइप से होता है, फिर नीचे इधर उंगलियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इस टाइप से हाथ को नहीं बनाया, यहाँ मैंने इसको क्विकली बनाया, बस इस तरीके से कुछ लाइन को खींच के। क्योंकि यहाँ पे हम फ्लो पर वर्क करते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन जब हमें पूरी हर एक चीज़ को दिखाना होता है तो हम मीडियम के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते हैं। अब जब हम इस मीडियम पर अच्छे से वर्क करने लग जाएं, अच्छे से इसको समझ लें, तो उसके बाद हम फिर कैसे भी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लाइन को यूज़ कर पाते हैं। तो आपको केवल प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऑब्ज़र्व भी करना है। और एक और चीज़, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक नॉर्मल थिकनेस के पेन को यूज़ किया, लेकिन एंशियंट टाइम में कैलीग्राफी के लिए भी स्पेशली आज भी वुडन पेन का यूज़ होता है, जिसमें स्पेशली बांस के जो लकड़ी होती है उसकी हेल्प से पेन को बनाया जाता है। क्योंकि बांस में ऑटोमेटिकली जो लाइन मैंने बताई, जो हम लाइन पहले बनाते हैं, जो जहाँ पे इंक भरा रहता है, तो वो लाइन उसमें बांस में ऑलरेडी रहती है। और इन जो पेन की एक खासियत और है कि इनको आपको धोना पड़ता है। जब आप इनका यूज़ कर लो तो इनको आपको धोना पड़ता है, नहीं तो जो इनकी इंक है वो उसमें भरी रहती है। जब वो सूख जाती है तो फिर ये पेन सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप पेन को एक बार धो के उसको कपड़े से पोंछ के रख दीजिए, तो इससे आपके पेन काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमने थोड़ा सा कहीं कहीं पे जैसे कि हमें ज़रूरत है कि मोटी लाइन का यूज़ करना है, तो पहले हम एक नॉर्मल थिकनेस की लाइन का यूज़ करते हैं। फिर हम जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े कि हमको ज़्यादा डार्कनेस को दिखाना है, तो उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग फिर हम अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइट की लाइंस का यूज़ करते हैं। अब हम एक और स्केचेस को अभी स्केच करके देखते हैं। अब यहाँ पे जो इंक के स्केचेस होते हैं, एक तो इंक बहुत अच्छे फ्लो के साथ वर्क करती है, तो इन स्केचेस में आपको टाइम नहीं लगता। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपकी प्रपोर्शन जजमेंट की एबिलिटी सही नहीं है, अच्छी नहीं है, देखिए वो चीज़ तो आपकी इम्प्रूव होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे समझते हुए। अब इस लाइन के कंपेरिजन में ये वाली लाइन कितनी छोटी है, छोटी तो है लेकिन कितनी, जब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। अब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है, एक लाइन अगर आप यहाँ पे जैसे कि अब मैं इसका ह्यूमन का फेस बना रहा हूँ, तो एक कहाँ पे कनेक्ट आएगा, किस पॉइंट पे कनेक्ट आएगा, यहाँ तो मैं कर नहीं दूंगा। तो जब ये सारी चीज़ें आप हर लाइन को खींचने से पहले खुद से सवाल पूछते हो कि हाँ ये लाइन में खींच रहा हूँ तो ये कहाँ तक आएगी, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है। तो जब आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप के स्केचेस सही बनेंगे। देखिए आप किसी मीडियम को यूज़ करो, तो उस मीडियम
को आप तब तक मास्टर नहीं कर सकते जब तक कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर ना हो। जो फंडामेंटल्स नॉलेज होती है वो होती है केवल जो बेसिक चीज़ें, हर एक ड्राइंग, हर एक आर्ट वर्क, हर एक स्केच में केवल दो चीज़ें रहती हैं। एक तो आपकी रहती है लाइंस, ठीक है, तो लाइंस रहती हैं तो वो किसी ना किसी उनकी लेंथ होगी कितनी ही, और एक तो वो किसी ना किसी एंगल में रहेंगी। तो ये दो चीज़ें तो कन्फर्म है जो लाइन के बारे में। और दूसरा जो चीज़ उसको 3Dनेस देती है वो है लाइटनेस और डार्कनेस। उसी से आपको पता चलता है कि कोई भी चीज़ कितनी, वहाँ पे अगर कहीं पे ज़्यादा गहराई है तो वहाँ पे डार्कनेस रहेगी, जहाँ पे उभार है वहाँ पे लाइट रहेगी। तो बस इन दो चीज़ों को जब आप मास्टर कर लेते हो, एक तो लाइफ को और दूसरा आपके जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि लाइट की जो वैल्यूज़ हैं वो, और दूसरा लाइंस को, बस इन दो चीज़ों को मास्टर करते ही आपको ऑटोमेटिकली अपने वर्क में बहुत एक टर्न मिलेगा, बहुत अच्छा शिफ्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें एक पेड़ की तरह होती हैं। और ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो भी अभी कर रहे हो आप उस चीज़ को कर सकते हो ऑलरेडी। बस यहाँ पे क्या रहता है कि मोस्टली पीपल थोड़ा सा इस मीडियम में इंटरेस्ट आ जाता है तो उसको करने लग देते हैं, किसी अदर मीडियम में इंटरेस्ट आ जाता है तो उसको करने लगते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक तो उनका ध्यान भटकता है और वो एक पर्टिकुलर मीडियम में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बार बार वो फेल होते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आप एक गुड स्टूडेंट की तरह एक मीडियम को पकड़िए, पेंसिल को पकड़िए, क्योंकि पेंसिल से हम बचपन से कंफर्टेबल रहते हैं तो उसको यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है बाकी की मीडियम्स के कंपैरिजन में। तो उससे इन सारी चीज़ों को यूज़ कीजिए। हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो बाकी की चीज़ें साथ में कर सकते हैं, लेकिन मेन आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए फंडामेंटल्स की तरफ। अगर आप ब्रश की हेल्प से स्केच कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये सोचना है कि कहाँ पे एंगल कैसे हैं, लाइन कैसी है। अगर आप कहीं पे बैठे हो, आपको लग रहा है कोई सीन अच्छा है, उसको मैं स्केच कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करते रहिए हमेशा। जब आप बार बार ऑब्जर्व करोगे तो उससे आपकी एक तो हैबिट बनेगी, हर ड्राइंग को बनाते टाइम फिर ये क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली अपने आप से पूछोगे कि हाँ, इस लाइन को खींचते टाइम मुझे क्या क्या ऑब्जर्वेशन करनी है। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कंटिन्यूसली पूछोगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर आप हर एक चीज़ को ड्रॉ करते टाइम सारी चीज़ों को सही से फॉलो करोगे। बट एक पर्सनली जो एडवाइस आप सभी के लिए वो ये है कि जैसे कि जब मैंने आर्ट की जो क्लासेस हैं वो ली, मतलब सीखना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। मैंने रैंडम चीज़ें, मैं आर्ट कॉलेजेस में जाने का ट्राई कर रहा था कि कहीं से जाके डिग्री मिल जाए, वो सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन फिर मैंने एक सर का कोर्स ज्वाइन किया, उनको आप शायद जानते भी होंगे, रियांश राहुल सर। तो काफ़ी उनसे हमें अच्छा गाइडेंस मिला, और जब फिर मैंने उनसे सीखा तो उससे हुआ क्या कि एक तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली, और मेरा जो विचार था किसी भी आर्ट कॉलेज में जाने का वो तो पूरी तरीके से छूट गया। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं आर्ट कॉलेज में गया तो वहाँ पे देखो, एक तो आपका रहना, फीस, कई सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन आप अगर ऑनलाइन जैसे कोई चीज़ आपको अगर अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है तो आप जब उस चीज़ को लेते हो तो उससे उससे होता क्या है कि आप फिर उस चीज़ को सही से सीख पाते हो, आपकी मनी भी जो सेव होती है, तो उससे आप फिर आगे और भी चीज़ें सीख सकते हो जो उस फील्ड में रिक्वायर होती हैं। तो यही चीज़ फिर मैंने की, और मैंने 1 से 2 साल तक जब उस चीज़ पर वर्क किया तो मुझे रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे देखने को मिले। साथ में जो एक चीज़ मैंने पर्सनली खुद सीखी कि आप जब एक बार कोई चीज़ को अच्छे से फॉलो करके अच्छे से सीखते हो तो फिर जो सीखने का तरीका है, आपने जो सीखा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो सीखने का तरीका है कि किस तरीके से सीखा आपने, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, तो वो फिर आपकी हैबिट में आ जाता है। फिर आप फिर कोई भी अदर चीज़ करो, जैसे कि मुझे म्यूज़िक में भी साथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो मैं जब म्यूज़िक को सीखता हूँ तो फिर मैं साथ में ये नहीं सीखता हूँ कि मुझे ये गाना बजाना है। मेरी जो म्यूज़िक की प्रैक्टिस होती है वो इस तरीके से होती है, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, नोटेशंस हैं, पलटी का रियाज है, तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैं वो करता हूँ। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि आप जब एक बार कोई चीज़ सीखते हो
तो उस चीज़ को बहुत सही तरीके से आपको सीखने की ज़रूरत है। फिर आपके ऑटोमेटिकली जो है दिमाग में वो एक क्विकली फीड आ जाती है कि आपको फिर सारी चीज़ों को सही तरीके से सीखना है। और जो स्केचिंग है उसको आप कहीं से सीख नहीं सकते। सुनने में थोड़ी सी ये चीज़ अजीब लग सकती है बहुत सारे लोगों को, लेकिन स्केचिंग जो आपकी स्टडीज़ होती हैं, लॉन्ग आवर स्टडीज़, उसका ही पार्ट है, शॉर्ट आवर स्टडीज़ का एक पार्ट है। यहाँ पे बस आप कर वही चीज़ रहे हो, लाइन एंगल्स प्रपोर्शंस भी आप यहीं देख रहे हो, बस आप उसको क्विक फॉर्म में देख रहे हो। और जो स्टडीज़ होती हैं उसमें आप लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हो तो वहाँ पे आप 5-5 घंटे केवल ड्राइंग पर, केवल लाइन्स पर काम करते हो। शॉर्ट आवर स्टडीज़ होती हैं उसमें 1 घंटे देते हो, 1.5 घंटे देते हो, 2 घंटे देते हो। और जो स्पेशली आप शॉर्ट आवर स्टडीज़ का ही एक जो पार्ट है जो है स्केचिंग, वहाँ पे हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग 5 मिनट 10 मिनट, अगर हम वैल्यूज़ पर काम कर रहे हैं तो 30 मिनट भी लग जाता है कई बार टाइम। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमें क्लियर करना है कि हमें कौन सी स्टडी करनी है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं लॉन्ग आवर स्टडी कर रहा हूँ या शॉर्ट आवर स्टडी कर रहा हूँ या स्केचिंग कर रहा हूँ, तो उससे आप फिर उतने ही सही तरीके से, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वर्क कर पाते हो। और जो स्केचेस होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम कम रहता है। तो जब आपके पास टाइम कम होगा तो ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्वेशन पर ज़्यादा ध्यान दोगे कि एक बार में ही मेरी लाइन परफेक्ट आ जाए, मुझे मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जब आपकी एक बार में लाइन परफेक्ट आ जाएगी तो फिर इससे फिर जो नॉलेज आपने गेन की कि हाँ मैं इतना अच्छे से ऑब्ज़र्व करने लगा हूँ कि मैं एक बार में ऑब्ज़र्व कर लेता हूँ कि लाइन कितनी परफेक्ट आ रही है, तो फिर वो ऑब्ज़र्वेशन धीरे धीरे और डेवलप होती जाती है। आप जब डेली प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी के साथ तो आपकी फिर और अच्छे से प्रैक्टिस होती जाती है। फिर वही नॉलेज आपकी काम आती है जब आप फाइनल पेंटिंग्स बनाते हो या स्टडीज़ करते हो, लॉन्ग आवर स्टडीज़ करते हो, शॉर्ट आवर स्टडीज़ करते हो। तो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको फिर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और आप क्विकली सारे डिसीजंस ले पाते हो। इसलिए ही स्केचिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो आप एक हैबिट बनाइए कि डेली कम से कम 2 स्केचेस तो करने ही हैं। और जैसे कि मैंने पेन स्केचिंग के ऊपर एक कंप्लीट सीरीज शॉर्ट वीडियो के थ्रू इस चैनल पर अपलोड ऑलरेडी कर रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने स्केचिंग के थ्रू बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में समझाया है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे लॉन्ग वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं और अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और जितने भी लोग हैं जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा परेशान है कि हम अलग अलग प्रोफेशंस में किस तरीके से टाइम को मैनेज करें, तो उनके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि कैसे एज एन आर्टिस्ट या किसी भी अदर प्रोफेशन में आप हैं तो किस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेज करना, ताकि आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकें और साथ में अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो कर सकें और अपने जॉब को भी मेंटेन कर सकें। तो ये रहे आपके स्केचेस जो कि हमने आज बनाए। और आपको अगर कोई भी डाउट है इन स्केचेस को लेकर तो आप इजीली पूछ सकते हैं। अब जो स्केचिंग सब्जेक्ट है उसको आप इंक से करो, वाटर कलर से करो, एक्रिलिक कलर से करो, पेंट ब्रश से करो या किसी भी मीडियम में या किसी भी टूल से करो, वहाँ पे जो आपके बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी हैं। क्योंकि उससे क्या है कि आप जितना बेहतर चीज़ों को देखोगे, जितना बेहतर ऑब्जर्व करोगे, उतना बेहतर आप अपने स्केचेस को बना पाओगे। और जो स्पीड है वो आपकी टाइम के साथ आएगी। आप सोचो कि 1-2 दिन में आप बहुत ज़्यादा फास्टली वर्क करने लग जाओ, तो ये स्किल डेवलपमेंट है। इसमें इसको एक पेड़ की तरह समझिए कि यह एक पेड़ की तरह है जो धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे ही इसकी जो शाखाएँ वो निकलेंगी। तो आपको सारी चीज़ें एक फील करते हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है और ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगी और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अब कंसिस्टेंसी के बारे में मैं अक्सर वीडियोस में बताता रहता हूँ कि कंसिस्टेंट रहिए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब हम अच्छा आर्ट वर्क बनाएंगे तो उसी को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट एक्शन लेना है। आप परफेक्शन के चक्कर में मत रहिए कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा। आप जब डेली कुछ एक्शन लेते हो, थोड़ा वर्क करते हो, तो उससे आप हर दिन बेहतर बनते हो और परफेक्ट आप कभी नहीं होगे। आप हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। अगर आप आर्ट की फील्ड में वर्क कर रहे हो
तो कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे, या किसी भी अदर फील्ड में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप सीखते ही रहोगे लाइफ टाइम तक। पूरी आपकी लाइफ कम पड़ जाएगी उसको पूरा सीखने में। इसलिए आप परफेक्शन को साइड में रखिए और बेहतर बनाने पर काम कीजिए और डेली खुद को बेहतर बनाइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप आर्ट से जुड़े हुए और भी ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हो और आर्ट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस कंटेंट जो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ उसको अगर देखना चाहते हो तो इस पेज से कनेक्टेड रहिएगा। और साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, मतलब कोई भी किसी टाइप का आर्ट रिलेटेड, या आपको आपका टाइम मैनेजमेंट ना हो पा रहा हो, या आर्ट में वर्क करने से लेके कोई भी डाउट हो अगर आपका, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इजीली उसको मुझे बता दीजिए। मैं उसको सॉर्ट आउट करने का पूरा ट्राई करूँगा और आपको एक सही सॉल्यूशन देने का ट्राई करूँगा ताकि आप इस फील्ड में परफेक्टली वर्क कर सकें और अपनी स्किल को अच्छे से डेवलप करके अपने पैशन को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकें और उसको एंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।